दोस्तों, ये मेरे 3 वीडियो में से दूसरा वीडियो है जो मैं ऑपरेशन सिंदूर पर बना रहा हूं। पहला वीडियो मैंने कल बनाया था। अब इस वीडियो में मैं उन सबकतों के बारे में बात करूंगा जो ऑपरेशन सिंदूर से भारत और पाकिस्तान के बीच अगली मुठभेड़ के लिए सीखे जाने चाहिए, जो कि निश्चित रूप से होगी। अब एक बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि मोदी सरकार के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी सैन्य मुठभेड़ें हुई हैं वे हर बार पहले से बड़ी रही हैं। 2019, 2016 से बड़ा था, 2020, 25, 2019 से भी बड़ा था। तो यह निश्चित है कि अगली मुठभेड़ होगी। जब वह होगी, चलिए उसे सिंदूर 2 कहते हैं, वह ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा घातक होगी। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के सबकों को समझना बहुत जरूरी है। और मुख्य दलील यह थी कि भारतीय सेना ने युद्ध के रणनीतिक और संचालन स्तर की जगह प्रधानमंत्री को सौंप दी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी भारत के सर्वोच्च संचालन कमांडर के रूप में उभरे हैं। इसका असर पड़ता है। जब हम रणनीतिक स्तर की बात करते हैं तो हम राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहे होते हैं, जो सैन्य नेतृत्व को बताता है कि क्या करना है। और जब हम संचालन स्तर की बात करते हैं तो यह वह क्षेत्र है जो भारतीय सेना के लिए पवित्र माना जाता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि कार्य कैसे किया जाएगा। इसी कारण सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख वे अपनी अपनी सेवा के सर्वोच्च संचालन कमांडर होते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था, 2014 में प्रधानमंत्री ने संचालन निर्देश दिया था कि भारतीय सेना केवल आतंकवादियों पर ही ध्यान केंद्रित करे। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री को सौंप दिया गया है। तो मुख्य बात थी आतंकवाद विरोधी अभियान। और अगर भारतीय सेना को आतंकवाद विरोधी अभियान करना है तो एक स्पष्ट लेकिन अनकहा प्रतिबंध है। प्रतिबंध यह है कि भारतीय सेना द्वारा कोई सैन्य से सैन्य टकराव नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ हमने 2019 में और 2025 में भी होते देखा है। 2019 में हमने देखा कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट अभियान चलाया, जो कि आतंकवाद विरोधी अभियान थे। लेकिन जब अगले दिन भारतीय पाकिस्तानी वायुसेना की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई सैन्य से सैन्य टकराव के संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने भारतीय भूमि पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, भारतीय वायुसेना ने स्वीकार किया कि जो उन्होंने किया वह युद्ध की कार्रवाई थी। लेकिन भारतीय वायुसेना ने जवाब नहीं दिया। और यह ठीक उसी सीमा के बारे में था कि कोई सैन्य से सैन्य टकराव न हो। टकराव और इसीलिए भारतीय पक्ष की ओर से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यही बात हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी थी। कृपया याद करें, ऑपरेशन सिंदूर में पहली रात 6 से 7 मई को जो हवाई लड़ाई हुई थी, उसमें भारतीय वायुसेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए थे। उसने 2 आतंकवादी ढांचों, 2 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। लेकिन जब तुरंत ही पाकिस्तान वायुसेना की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई, जो कि हवाई से हवाई टकराव था, यानी सैन्य से सैन्य टकराव, हवाई से हवाई टकराव, जो हम जानते हैं कि किसी भी वायुसेना का मुख्य मिशन होता है। मेरे आकलन में भारतीय वायुसेना ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस पर एक संचालनात्मक प्रतिबंध लगाया गया था। और इसके समर्थन में कुछ सबूत भी हैं। हालांकि 9 से 10 मई की रात को हमें बताया गया था कि त्रिसेवा संचालन योजना के तहत भारतीय वायुसेना ने भाग लिया और इसने सफलतापूर्वक काउंटर एयर ऑन ऑपरेशन किए, जो रक्षात्मक भी थे और आक्रामक भी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसने कोई हवाई से हवाई ऑन ऑपरेशन नहीं किया। बिल्कुल, इसके भी कुछ प्रभाव थे जिन्हें मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया है। लेकिन इस वीडियो में मैं जिस मुख्य बात पर चर्चा करना चाहता हूं वह यह है कि ये प्रतिबंध किसने लगाए, या इस मामले में प्रधानमंत्री की किसने मदद की संचालन स्तर के युद्ध को स्वीकार करने में। यह भी मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश की थी। यह भारतीय सेना थी जिसने ऐसा किया, जिसने संचालनात्मक क्षेत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया। और भारतीय सेना भारतीय सैन्य बलों में तीनों सेवाओं में सबसे बड़ी है। और यह 2016 में तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान किया गया था, जो भारतीय सेना द्वारा की गई थी। वे वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, वे नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर सतही आतंकवाद विरोधी अभियान थे।
जिसे भारतीय सेना ने राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कहकर एक नैरेटिव बना दिया और इस तरह उस क्षेत्र को प्रधानमंत्री को सौंप दिया। अब सवाल यह है कि भारतीय सेना ने ऐसा क्यों किया, और इसका जवाब बहुत ही सरल है। कृपया याद रखें कि किसी भी सेना का मुख्य कार्य गर्म युद्ध के लिए तैयारी करना होता है, और जब हम गर्म युद्ध की बात करते हैं तो हम जनरलशिप की कला को अपनाने की बात कर रहे होते हैं। और जनरलशिप की कला यह है कि आप युद्ध के विज्ञान और कला के बीच संतुलन बनाएं। यही युद्ध की कला है और ये किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या जनरल का मुख्य कार्य होता है। अब जब हम युद्ध के विज्ञान और कला के इस संतुलन की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की सेवा या वर्दी में अनुभव केवल लगभग 25% ही मायने रखता है, इससे अधिक नहीं।